हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 15। इससे पहले हमने ऑलरेडी 14 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि उनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप लोग के लिए सिर्फ 100 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट का एग्ज़ाम जो हो चुका है उनको मिक्स करके दिया जा रहा है, जो आपके सिलेबस के अनुसार है, जो आपके एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। वीडियो लेने के लिए, आपको प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आप वीडियो के कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से भी आप मेरा नंबर ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, आपका कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो आप याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है। 1831 ईस्वी में उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में आयरन की कमी से बढ़ जाता है। आपको बताना है कि गर्भावस्था में आयरन की कमी से क्या बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है, नामक रोग निम्न में किसकी कमी से होता है। आपको बताना है कि नामक रोग जो बीमारी है वो किसकी कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नियासिन की कमी से। जो आपका B3 की कमी से आपका नायसिन बीमारी होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके चलते आपका पेलेग्रा नाम का बीमारी आपको होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह की रोगी को इनमें कौन सा आहार देना चाहिए। आपको बताना है कि मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनको कौन सा आहार देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हाई कैलोरी और लो प्रोटीन उनको देते हैं। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में खनिज लवण की प्रमुख दो कार्य क्या है। आपको बताना है कि शरीर का जो खनिज लवण का प्रमुख दो कार्य कौन कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी वर्क। सुरक्षात्मक तथा नियामक कार्य आपका करना खनिज लवण का दो प्रमुख कार्य है। हमारे कुल शरीर में टोटल 96% पानी होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है। ये भी सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर के जल की आवश्यकता के लिए आपका अंतग्रहण और डाइजेशन प्लस आपका अवशोषण आपका तीनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। सबको पता होगा जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप सबको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते हो रहे हो कि जल का रासायनिक सूत्र आपका H2 होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वाशियोकर किसकी कमी से होता है। आपको बताना है कि क्वाशियोकर बीमारी किससे कारण से होता है। द प्रोटीन के जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है उनको क्वाशियोकर रोग नामक रोग हो जाता है, जो एक प्रकार का कुपोषण, हम लोग आम भाषा में उसे हम कुपोषण कहते हैं, जो प्रोटीन की कमी से कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। ये सवाल आपका VVI क्वेश्चन है। आपका सवाल बिहार स्टेट 2020 में पूछा जा चुका है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। बस 2 दिन की बात है, आप लोग पूरा जान लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग मन से पढ़ लेते तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आने वाली, आप लोग कंफर्म अपना सीट इसमें कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि फाइट बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन का लेवल भी आपका मॉडरेट टू हाई जा रहा है। जितने आपके पेपर बीत रहे हैं उतने क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप 2 दिन पूरा दिलो जान लगाकर पूरा पढ़ाई कीजिए। जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, जितना हो सके आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। जितना आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, जो आपके एग्जाम में दिखेगा। आप क्वेश्चन जब टिक आउट करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ, आप ये 100 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ सेल आर। इस सवाल को VVI टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। आपका BPSC हो, चाहे SSC हो, चाहे टीचर एग्जाम हो, या आपका सीटेट 5 to 8 का भी ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ये सवाल ऑलरेडी आपका सीटेट 5 to 8 का पूछा हुआ सवाल है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया होगा तो आपको पता होगा ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको पता भी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टीमिंग से सबसे अच्छा भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। राइट आंसर डी होगा।
अगला क्वेश्चन है अधिनियम किस सन में लागू हुआ था। आपको बताना है कि जो दहेज एंटी दौरी जो एक्ट है, दहेज निरोधक जो आप आजकल तक प्रचलन हो चुका है दहेज लेना, हर कोई दहेज लेता है। तो जो आपका नियम उस पर बना था, नियम बस बना है लेकिन कोई फॉलो करता नहीं है। तो बनाया कब गया था? इसका राइट आंसर आपका या हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 मई 1961 को इसका प्रावधान बनाया गया था। इस पर अपना अधिनियम लागू किया गया था। जो दहेज लेगा उसको जेल की सज़ा होगी, उस पर 5 वर्ष की कैद और 1500 रुपये की जुर्माने का प्रावधान था। जो एक सामाजिक समस्या है, जो दहेज लेना नहीं चाहिए लेकिन हर कोई देता है, हर कोई लेता भी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे जरूर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा, हो सकता है ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिले। अगला क्वेश्चन है सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल मिलाया गया है तो उसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाकर आप चेक कर सकते हो कि आपका तेल आपका सही है कि खराब है। अगला क्वेश्चन है उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाश निम्न में कौन सा करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या आपका प्लेट्स या आपका नॉन ऑफ द अबव। तो इसको याद रखिएगा, जो आपका वाइट ब्लड सेल होता है हमारे शरीर में रोगों की सुरक्षा प्रदान करता है तथा हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक जीवाणु होता है उनको भी नष्ट कर देता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल इसको कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है परबलाइट राइस में अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है। तो जो आपका परबलाइट जो चावल होता है सबसे ज़्यादा उसमें आपका थायमिन पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन को मेरे आंसर बताने से पहले आप पहले क्वेश्चन रीड कर आप खुद पहले टिक आउट कीजिएगा आंसर क्या होगा। मेरा आंसर बताने का वेट मत कीजिए, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए और आंसर खुद से पहले टिक आउट कीजिए कि आपका अंदर कॉन्फिडेंट है कि आपकी तैयारी कितनी है। अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसों का लक्षण क्या है। आपको बताना है कि फीचर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। जिसको घरेलू हिंसा होता है उसके अंदर जो इंसान फ्रस्ट्रेट होता है वो फिजिकल टर्चर भी करता है और मेंटल टर्चर भी करता है और गाली देता है। तो उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। ऐसे इंसानों से काफ़ी दूर रहिए जो अगर किसी को रिस्पेक्ट ना करे और ना ही किसी को रिस्पेक्ट दे, ऐसे इंसानों से दूर होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकार के आधार पर परिवार होता है। आपको बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फैमिलीज ऑफ, आकार के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपने सीटेट में पढ़ा भी होगा। एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका उपनयन क्या होता है। सामाजिक ग्रुप है या संस्कार है या कल्चर है या आपका कास्ट है। तो जो आपका उपनयन है एक प्रकार का संस्कार है जो प्राचीन काल में होता था, अर्थात जब बालक को शिक्षा ग्रहण करना होता था तो वो अपने गुरु के आश्रय में चल जाता था। जब शिक्षा पूरी होती थी तब अपने घर आकर लौटता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कार। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु क्या मानी जाती है। द की एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज प्लानिंग या कंट्रोलिंग, एवल्यूशन या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए साधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें आयोजन करना, नियंत्रण करना, संगठन करना, मूल्यांकन करना आदि सब इसमें शामिल होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि वर्क सिंप्लीफिकेशन मीन, आपको कार्य सरलीकरण से आप क्या समझते हो। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्य का अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके सरल बनाना आपका राइट आंसर होगा। जो काम काफ़ी कठिन होता है उसे काफ़ी इजीली वे में करना या मशीन का उपयोग करके उस काम को काफ़ी आसान कर देना आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है प्रबंधक एक है। आपको बताना कि मैनेजमेंट क्या होता है। आपने बचपन से सुना हुआ होगा मैनेजमेंट करना, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका मानसिक प्रक्रिया से होता है। जो आपके ग्रस एवं क्रेंडल ने ग्रीप व्यवस्था में मानसिक प्रक्रिया को बताया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, मेंटल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है MRP जो ऑन प्रोडक्ट मीन्स, आपको बताना है जो आप किसी प्रोडक्ट पे या किसी सामान पे आप जो देखते हो MRP जो उस पर रेट लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब आपका होता है कि किसी उत्पाद पर MRP से तात्पर्य है कि अधिकतम खुदरा मूल्य, मतलब उस सामान आप इतने रुपए में खरीद सकते हो। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको आपसे एग्जाम में पूछ कर आपको मतलब कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका राइट आंसर होगा, ना कि मिनिमम रेट प्राइस आप टिकआउट मत कर दीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए। तो जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकारियों का समूह क्या कहलाता है।
तो उपभोक्ता अधिकारियों का समूह आपका सुरक्षा का अधिकार का चयन का अधिकार सुनवाई का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज और राइट टू बी हियर्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत लोग बोलता है कि कोई कुछ बोल रहा है तो आप लोग ध्यान से उसे पहले सुन लो वो क्या बोल रहा है, उसके बाद आप उस पर रिएक्ट करो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक कौन से हैं। आपको बताना है कि मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, वैल्यू, लक्ष्य, स्तर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है पराग रंग एक कमरे का कैसा अनुभव करता है, विशाल, बड़ा, छोटा या कोई डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, बड़ा। अगला क्वेश्चन है निर्णय प्रक्रिया के साधन है। आपको बताना है कि निर्णय प्रक्रिया का कौन सा एक साधन है, टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग आर। इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये सवाल काफ़ी इजी है और आपके सवाल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है एक बार चेचक हो जाने के बाद प्राय उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता, इसका क्या गारंटी है। इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा क्योंकि आपका होम साइंस में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चेचक एक अत्यंत भयंकर रोग है, पता नहीं भगवान ना कर किसी को हो। ये रोग दिसंबर से मई जून तक फैलता है जो अभी आने वाला है। वर्षा काल में ये रोग समाप्त हो जाता है। ये रोग एक विषाणु एक वायरस बीमारी है। ये विषाणु रोगी के नाक, कंठ और रक्त में रहता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा और आप लोग इसे दूर भी रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कर्की के हार्डनेस द्वारा तारने के धागों को ऊपर उठने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर शेडिंग होगा या पिकिंग होगा या आपका ऑप्शन सी है बुनना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शेडिंग आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा रोग वायु द्वारा स्वामित नहीं होता है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एयरबॉर्न डिजीज। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइफॉइड आपका राइट आंसर होगा। टाइफॉइड मोटीझारा, अंत ज्वर, म्यादी बुखार आदि नाम से जाना जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है संचार के माध्यम का चयन किस पर आधारित होता है। तो संचार के माध्यम का आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ मैसेज और इन्वेशन पे डिपेंड करता है आपका संचार का माध्यम कि आप कम्युनिकेट किसी से कैसे करते हो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है कि संदेश अगर आप किसी को मैसेज भेजते हो और जो आपका मैसेज रिसीव करता है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो, ठीक है, तो उस बीच की जो कड़ी होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम एक माध्यम कहते हैं, एक चैनल है जो आपके द्वारा भेजा गया मैसेज किसी और द्वारा प्राप्त होता है, उस बीच की कड़ी को हम एक चैनल या एक माध्यम नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है, विश्व बैंक, WHO या भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी या आपका ऑप्शन डी यूनिसेफ। तो आपसे कंफ्यूज नहीं होना, आपसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा, जब आपका कोई प्राकृतिक आपदा आता है तो इनमें सबसे ज़्यादा पहले कौन हेल्प करता है। याद रखिएगा जो आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है, सबसे पहले जो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सबसे पहले वहाँ पर संस्था राहत के लिए पहुँच जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको WHO या यूनिसेफ आप टेक आउट मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था। ये सवाल आपका UPPGT का पूछा हुआ सवाल है। तो सामुदायिक विकास आपका 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ICDS। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया था। आपको बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज क्या होता है। द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन ई आपका लर्निंग बाय डूइंग। जब कोई बच्चा या कोई आप भी या मैं भी जब आप करके कुछ सीखते हो तो आपको बहुत जल्दी आप सीख जाते हो। अगर आप कुछ देखोगे बस सिर्फ सुनोगे तो आप बस देखते रह जाओगे और सुनते रह जाओगे। अगर कोई काम आप खुद से करते हो, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करके खुद से टिक आउट कर रहे हो आंसर, मुझे ये आंसर ये होगा, तो आप जल्दी आपके माइंड में सेट होगा। लेकिन आप बस सिर्फ वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखकर बस मेरी बातें सुन रहे हो, तो हो सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट ही आपके माइंड में सेट हो। लेकिन अगर आप खुद से आंसर टिक आउट कर रहे हो कि मेरे आंसर बताने से पहले, तो आपका माइंड एक काम कर रहा है, आप लर्निंग बाई डूइंग कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आपके माइंड में कैप्चर भी होता है और स्टोर भी हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका लर्निंग बाई डूइंग हो जाएगा। सबसे बेहतर तरीका पढ़ने का, सीखने का, कुछ राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है इनफॉर्मल शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए। आपको बताना है कि इनफॉर्मल शिक्षा का पाठ्यक्रम किस तरह होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। जब कुछ भी फ्लेक्सिबल होता है तो इंसान काफ़ी ज़्यादा
आसानी से सीख जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित अवधि तक दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर्मल शिक्षा। आप राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि नवोदय विद्यालय किसके लिए खोले गए थे। ये सवाल आपका बिहार स्टेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये सवाल हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में कर रखा है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर गलत नहीं बताओगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ग्रामीण प्रबंध बच्चों के लिए आपका नवोदय विद्यालय खोला गया था, जो एक सपना ही है। ग्रामीण बच्चे इसमें पढ़ते भी नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोस्टर प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि द पर्पस ऑफ यूजिंग पोस्टर इज। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जब आप पोस्टर को देखते हो तो उससे आप जागरूक भी होते हो, उससे कुछ आप जानकारी भी पैदा करते हो और उससे कुछ मोटिवेट आपको मिलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है जो आप वर्कशॉप होता है उससे क्या समझते हो। कार्यशाला क्या है। आपको बताना है कि वर्कशॉप क्या होता है। तो वर्कशॉप आपका एक समूह संपर्क विधि है, उसमें ग्रुप कंटेक्ट मैटर होते हैं बहुत सारे, उसमें लोग काम करते हैं एक साथ। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा संचार की आधुनिक विधि नहीं मानी जाती है। आपको बताना है कि कौन सा एक आधुनिक संचार का विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रेनर डोमिनेट मेथड। जो होता है ना, एक ट्रेनर आते थे बच्चों को सिखाते थे बोर्ड पर, तो आपका एक जो विधि है वो काफ़ी उसको बोल सकते हैं कि पुरानी विधि हो चुकी है, उसे ट्रेडिशनल विधि भी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैं भी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप वीडियो को लाइक भी करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए आप लोग कमेंट मुझसे कर सकते हो। अगर आप 15 प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर लेते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम बहुत बेटर जाएगा। 50 से 60 क्वेश्चन आपके ज़रूर देखने को मिलेंगे मेरे प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग उम्मीद पेपर अच्छे से दोगे। बहुत जल्द मिलते हैं। एक अगला कल एक लास्ट प्रैक्टिस सेट हम देंगे। ठीक है, आप लोग कल एक लास्ट, आपका एग्जाम शायद 13 को है, तो कल एक लास्ट आप लोग का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, अगले वीडियो पे बहुत जल्द मिलते हैं।